सल्तनत काल के बारे में पढ़ रहे थे हमने। सल्तनत काल में पहला वंश जो कौन सा था, गुलाम वंश। ठीक है, कौन सा था, गुलाम वंश। इसके बारे में हमने पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, गुलाम वंश कब से कब तक चला था, 1206 से लेके 1290 तक। ठीक है, 1206 से लेके 1290 तक जितने भी गुलाम वंश के शासक आए उन सभी के बारे में हमने पूरा डिटेल से पढ़ लिया था। उन शासकों को क्रम से पूरे डिटेल से जितने भी शासक आए, जितने महत्वपूर्ण उनके कार्य थे, सभी चीज़ हमने क्या किया था वहाँ पर अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा जो वंश आता है वह आता है कौन सा, खिलजी वंश। ठीक है, दूसरा जो महत्वपूर्ण वंश है वो कौन सा है, खिलजी वंश। जो 1290 में जब गुलाम वंश की समाप्ति होती है तो इधर पर खिलजी वंश की नींव पड़ जाती है। मतलब खिलजी वंश यहाँ से क्या होता है, आरंभ होता है। जो खिलजी वंश के पहले शासक थे, यह दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश है। ठीक है, पहला गुलाम वंश हो गया, दास वंश या ममलूक वंश, और दूसरा कौन सा हो गया, खिलजी, जिसका शासनकाल 1290 से 1320 तक रहा, मात्र 30 साल का रहा। ठीक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण शासक आए उनके बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, और जितने भी शासक आए उनके बारे में वैसे पढ़ेंगे, मतलब क्रम से कौन से थे, सभी के नाम सभी के पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल से उनके बारे में पढ़ेंगे जो यहाँ पर क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। पहले कौन से, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इन्होंने क्या किया था, खिलजी वंश की नींव रखी थी। मतलब खिलजी वंश का आरंभ इन्होंने ही किया था पहले में। जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, इनका शासनकाल था 1290 से 1206। ठीक है, कब से कब तक था, 1290 से 1296 तक खिलजी वंश की स्थापना इन्होंने की। मात्र 6 साल का इनका शासनकाल रहा। उसके बाद दूसरे जो शासक हैं वह आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। कौन से आते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। यह एक महत्वपूर्ण शासक है खिलजी वंश के। ठीक है, इनके बारे में बहुत कुछ इनके ही बारे में पढ़ना पड़ता है। इनका एक लंबा शासनकाल रहा, 1290 से 1320 के बीच में जब यह शासक बने। कब बने, 1296 में शासक बनते हैं। ठीक है, मतलब दिल्ली सल्तनत की सत्ता इनके हाथ में 1296 में आती है, और 1316 तक क्या करते हैं, ये यहाँ पर शासन करते हैं। देखिए 1290 से 1320 तक तो कुल खिलजी वंश चला, उसमें से भी 1296 से 1316 तक, मतलब इस काल का एक लंबा समय किसने बिताया, उसमें सुल्तान के रूप में अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, उसके बाद शिहाबुद्दीन उमर आता है शासक। तीसरे नंबर का कौन आता है, शिहाबुद्दीन उमर। ठीक है, जो शिहाबुद्दीन उमर है इसका शासनकाल रहता है 1316 से 1320 तक। 1316 से 1320 तक। ठीक है, इसके बाद आता है मुबारक शाह। कौन सा आता है, चौथे नंबर का शासक मुबारक शाह आता है। मुबारक शाह यह थोड़े से समय यानी कि अल्पकाल के लिए यहाँ पर आता है। मात्र 1320 में कुछ महीनों यहाँ पर यह क्या करता है, शासन कर पाता है। उसके बाद जो खिलजी वंश का अंतिम शासक है, पांचवा अंतिम शासक है, वह कौन सा होता है, नसीरुद्दीन खिलजी। कौन सा है अंतिम शासक खिलजी वंश का, नसीरुद्दीन खिलजी। ठीक है, नसीरुद्दीन खिलजी यह कब आता है, 1320 में ही आता है। कुछ महीनों का इसका क्या रहता है, शासनकाल यहाँ पर रहता है। ठीक है, मात्र कुछ महीने यह भी शासनकाल रहता है। तो उसके बाद इसकी हत्या कर दी जाती है, और उसके बाद जो अगला वंश आता है इसके बाद तुगलक वंश आता है। ठीक है, मेनली आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। इससे आगे को अगली वीडियो में वो करेंगे। ठीक है, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। जो खिलजी वंश था यह चला था 1290 से 1320 तक। इसके संस्थापक और पहले शासक थे वो थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो 1290 से 1296 तक क्या किया था, इन्होंने यहाँ पर शासन किया था। दूसरे नंबर के आते हैं अलाउद्दीन खिलजी।
महत्वपूर्ण शासक यहाँ पर, इनका समय काल रहा था 1296 से 1316 तक। ठीक है, यहाँ पर इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। खिलजी वंश में सबसे ज़्यादा इन्हीं के बारे में पढ़ना पड़ता है। इन्हीं की वजह से हम इतिहास में क्या पढ़ते हैं, खिलजी वंश को पढ़ते हैं, इनकी नीतियों को के बारे में यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तीसरे नंबर के आते हैं शिहाबुद्दीन उमर, जो 1316 से 1300 तक 4 साल का इनका शासनकाल रहता है। उसके बाद मुबारक शाह और नसीरुद्दीन खिलजी 1320 में मात्र कुछ महीनों के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, शासन की बागडोर संभालते हैं। जो नसीरुद्दीन खिलजी हैं 1320 में, यह खिलजी वंश के क्या है, अंतिम शासक है। ठीक है, इसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम। जो भी हमारे पेपर होते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, कहीं पर भी जो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में क्या करेंगे, यहाँ पर अध्ययन करेंगे। जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हैं, इनको क्या माना जाता है, खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है, खिलजी वंश का संस्थापक किसको माना जाता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को संस्थापक माना जाता है। 1290 में इनका क्या हुआ, राज्याभिषेक कब हुआ, 1290 में राज्याभिषेक कब हुआ, यह 1290 में। कहाँ पर हुआ, पूछा जाता है क्वेश्चन, राज्याभिषेक इनका कहाँ पर हुआ, किलोखरी के किले में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, किलोखरी के किले में, किलोखरी के किले में इनका क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। कब हुआ था, 70 साल की आयु में, 70 साल की उम्र में हुआ था। ये दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाले सबसे ज़्यादा उम्र के क्या थे, व्यक्ति थे। ठीक है, मतलब एक पूरी आयु निकल चुकी थी, जहाँ ये अपनी ज़िंदगी के अंतिम दिनों में थे, वहीं क्या हुआ, इनका राज्याभिषेक हुआ। 70 साल की उम्र में अपना राज्याभिषेक कहाँ पर करवाते हैं, किलोखरी के किले में करवाते हैं। ठीक है, यह जो शासक थे, इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया कि दक्षिण भारत पर अभियान किए। अभी तक आपने देखा कि गुलाम वंश आ चुका था, वहाँ बहुत सारे शासक थे जो गुलाम वंश के, जिन्होंने शासन किया कि किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी तो वो क्या कर सके, दक्षिण भारत पर क्या कर सके, अभियान कर सके, मतलब वहाँ दक्षिण भारत को भी जीतने की कोशिश कर सके। कहाँ पर, दक्षिण भारत में। ठीक है, दक्षिण भारत, यह पहला शासक था जिसने क्या किया कि दक्षिण भारत पर अभियान किया और उसे जीतने की कोशिश की। ठीक है, दक्षिण भारत पर अभियान कब किया इसने, जब दिल्ली सल्तनत की सत्ता संभाली 1290 में राज्याभिषेक हुआ, तो उसके मतलब कुछ टाइम बाद अपने अंतिम समय 1296 में इसने क्या किया, दक्षिण भारत पर अभियान किया। ठीक है, और अभियान का नेतृत्व करने के लिए किसको भेजा, वहाँ पर अलाउद्दीन को भेजा। ठीक है, जो अलाउद्दीन इसके बाद शासक बनता है, यहाँ पर अभियान के लिए किसको भेजा, अलाउद्दीन को भेजा, अलाउद्दीन को भेजा। ठीक है, अलाउद्दीन ने यहाँ पर क्या किया, इसने दक्षिण भारत को जीत लिया। ठीक है, अलाउद्दीन को भेजा और इसने क्या किया, दक्षिण भारत को जीत लिया। जो उस समय दक्षिण भारत का राजा था वह कौन सा, रामचंद्र देव था। ठीक है, यहाँ का शासक कौन था उस समय, शासक रामचंद्र देव था। कौन था, रामचंद्र देव। ठीक है, जो कौन से वंश से, जो यादव वंश से था। ठीक है, कौन से वंश, यादव वंश से यह संबंधित था। कौन, रामचंद्र देव। ठीक है, जब यहाँ पर अलाउद्दीन ने यहाँ पर हमला किया, आक्रमण किया और जीत लिया, तो यहाँ से इसने क्या किया, ढेर सारा धन वो लूट के वहाँ से लाया। ठीक है, भारत, क्योंकि पहले से ही दक्षिण भारत का जो क्षेत्र, भारतीय उपमहाद्वीप में जो दक्षिण भारत था, पहले से ही कैसा था, समृद्ध था। ठीक है, समृद्ध
यहाँ पर धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर व्यापार बड़े स्तर पर पहले से ही हुआ करता था। ठीक है, व्यापार बड़ी मात्रा में होने के कारण यह क्षेत्र कैसा था, समृद्ध क्षेत्र था और यहाँ कोई धन की कमी नहीं थी। ठीक है, इसने यहाँ पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। किससे जीत लिया? रामचंद्र देव से जीत लिया, जो यादव वंश से संबंधित थे, और यहाँ से अपार धन लेकर वो क्या हुआ, वापस लौटा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी इससे खुश होकर इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी कौन था ये, इसका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका भतीजा था यह। ठीक है, कौन था, भतीजा था। इसने खुश होकर क्या कर दिया कि अपनी पुत्री का विवाह इससे कर दिया। ठीक है, जब वो युद्ध में उसकी वीरता देखी तो क्या किया, खुश होकर अपनी पुत्री का इससे विवाह कर देता है। ठीक है, इसकी पुत्री का इससे विवाह हो जाता है तो यह क्या हो जाता है, इसका दामाद भी बन जाता है, दामाद या भतीजा कुछ भी बोल लीजिए। ठीक है, अगर इस्लाम धर्म की बात करें तो वहाँ पर यह मान्यता रहती है कि जो विवाह होता है वो क्या होता है कि खून के रिश्ते में नहीं हो सकता। एक सगी माँ के दो बेटे हैं, ठीक है, बेटे हैं, उनकी शादी नहीं हो सकती, बाकी किसी के भी साथ कर सकते हो, भाई की लड़की के साथ कर सकता है, चाचा ताऊ मौसी जो भी हो, मतलब उनके साथ वो क्या कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। अभी भी यह रिवाज उनमें चलता है। ठीक है, तो यही चीज़ वहाँ पर भी जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की पुत्री थी उससे विवाह किसका हो गया, अलाउद्दीन खिलजी का हो गया। ठीक है, और क्या बन गया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का दामाद और भतीजा दोनों कहा जाने लगे। यहाँ पर इतना ही है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे किसके, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है, एक महत्वपूर्ण शासक है, एक लंबा टॉपिक रहेगा जिनके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, काफ़ी कुछ है इनके बारे में पढ़ने के लिए। उसके बाद फिर अगले शासक जो आते हैं मुबारक खिलजी और नसीरुद्दीन खुसरो खां। ठीक है, ये अंतिम शासक होते हैं, इन्हीं के बारे में यहाँ पर क्या करना पड़ता है, अध्ययन करना होता है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, कोशिश करेंगे कि इससे बेहतर वीडियो बने।